नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और खबर असरदार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। माना जा रहा है कि कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के सीएम का नाम तय होगा। बीजेपी नेता विजय रूपाणी आज शाम को मुंबई पहुंचेंगे और निर्मला सीतारमण कल मुंबई जाएंगी। बीजेपी आला कमान ने तय किया सीएम का नाम। कुछ घंटों में महाराष्ट्र को मिलने वाला है नया सीएम। इसी फैसले पर मुहर लगाने के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन दोनों की ही मौजूदगी में महाराष्ट्र के सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाना है। विधायक दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहां जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे। महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने अभूतपूर्व मैंडेट दिया है, लेकिन सीएम के नाम पर सहमति पर जो सस्पेंस बना है उसको लेकर नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। यही वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। दीपक केसकर का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 99% संभावना देवेंद्र फडणवीस के सीएम होने की है। साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है। वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक्स हैंडल पर श्रीकांत शिंदे ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है। कोई नाराजगी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, पूरी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा अवगत करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर कयासों के दौर के बीच अजित पवार के दिल्ली दौरे ने हलचलों को और तेज कर दिया है। खबर है कि पोर्टफोलियो को लेकर शिंदे कैंप और अजित पवार गुट आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पसंद के मंत्रालय चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिन्हें दोनों कैंप चाहते हैं। इन मंत्रालयों में पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि कहीं कोई शिकवा नहीं है और न ही किसी को कोई शिकायत है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब जो भी निर्णय लेंगे, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता है, परम वरिष्ठ नेता है, वो जो निर्णय लेंगे हमको मंजूर है। तो इसमें ना हम नाराज है ना हमने कुछ मांगा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस तो हो ही गए ना, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी, तब सारा तय हो गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है और इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य को आगे 5 साल में और केंद्र सरकार की मदद से हमको गतिमान करना है। फिलहाल अब सारी जिम्मेदारी विजय रूपाणी
और निर्मला सीतारामन पर है, जिन्हें हर कयास पर विराम लगाने की भूमिका सौंपी गई है। संभल में हुए बवाल के बाद से सियासी तनातनी सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है। आज संसद में, लोकसभा में अखिलेश यादव और राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। वहीं राहुल गांधी के कांग्रेस डेलीगेशन के साथ कल संभल जाने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बाहरी लोगों को 10 दिसंबर तक संभल नहीं आने की एक बार फिर अपील की गई है। रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा की सियासी लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया, तो वहीं राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोला। दोनों नेताओं ने संभल हिंसा के लिए सरकार और बीजेपी को दोषी ठहराया है। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं। और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। विपक्ष के संभल जाने पर अड़े होने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया है। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर नाटक करने का आरोप लगाया है। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा, फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। दंगाइयों और पुलिस के बीच हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। प्रशासन अभी भी संभल कांड में साजिश के सूत्रधारों को तलाशने में जुटा है। वहीं नेताओं के लिए संभल में अलग अलग संभावनाएं तलाशने के मौके बन गए हैं। संभल में जो जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है हर मुद्दों से ध्यान भटकाने। ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मजार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कल राहुल गांधी की अगुवाई में डेलीगेशन संभल जाएगा। कल भी कांग्रेस के डेलीगेशन को लखनऊ में रोका गया था। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर विपक्ष के नेताओं से संभल न आने की अपील की है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली, मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संभल कांड को लेकर प्रदर्शन हुआ। एएमयू से जुड़े छात्र इस घटना को बाबरी से जोड़कर देख रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएँ इंतजार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है। विपक्ष के तमाम नेता सियासी पर्यटन के लिए संभल जाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट में आज बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। मामला सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी।
संभल के शाही जामा मस्जिद का विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद होने लगा है। हालांकि बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने के दावे को लेकर याचिका साल 2022 में लगाई गई थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुकेल पटेल ने ये याचिका लगाई थी। उनका दावा है, हिंदू पक्ष का दावा, हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव मंदिर बताया। आज भी मूर्तियों के मौजूद होने का दावा किया, पुराने खंबे और सुरंग होने का दावा किया, परिसर में पुराना तालाब होने का दावा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यहाँ मंदिर था। कोर्ट में सबसे पहले जो प्रतिवादी संख्या की इंतजामिया कमेटी है उसकी ओर से अनवर आलम एडवोकेट के द्वारा अपना पक्ष रखना शुरू किया गया और उसमें केवल बात पत्र के जो हमारे तथ्य थे उनको पढ़ा गया। क्योंकि आज उन्होंने बहुत थोड़ी बहस करने के बाद कोर्ट से समय लेना चाहा तो उस समय थोड़ी देर लेने जब उन्होंने मांगा तो कोर्ट का कहना यह था कि इस तरीके से बार बार डेटें नहीं दी जाएंगी। 10 तारीख नियत की और 10:30 बजे उन्होंने पक्षों को उपस्थित होने को कहा। इस मामले में पुरातत्व विभाग ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुरातत्व विभाग ने इसे राष्ट्रीय धरोहर बताया है। वहीं कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने मामले को खारिज करने की मांग की। आज बहस ये हुई कि जो इन्होंने मुकदमा दायर करा है, इन्हें मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं है और इन्होंने खुद जो है हमें जो पार्टी बनाया उसमें लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं, उसकी तरफ से कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता, ना कोई जैसे डेड पर्सन की तरफ से कोई प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा दायर नहीं कर सकता, ऐसे ही अगर लीगल पर्सन है अगर हो भी तो डेड लीगल पर्सन के हिसाब से मुकदमा नहीं दायर हो सकता। मामला साल 2022 से चल रहा है। कोर्ट में अब से पहले इस मामले में जितनी भी बहस हुई उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन संभल हिंसा और असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद ये मामला भी सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आज से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के बाहर सजा भुगतना शुरू कर दिया है। मंगलवार दोपहर सुखबीर व्हील चेयर पर गुरुद्वारे पहुंचे। उनके गले में दोषी होने की तख्ती लटकी थी। बादल ने सेवादारों वाली परिधान पहनी थी, हाथ में पहरेदारी के लिए भाला लिए थे। सुखबीर ने स्वर्ण मंदिर की सामुदायिक रसोई में बर्तन भी साफ किए। रिपोर्ट देखिए। ये पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल हैं, जो आज श्री हरमिंदर साहिब में गले में तख्ती टांगे हुए पहरेदारी करते हुए बर्तन धोते और जूते साफ करते हुए दिखाई दिए और उनके साथी नेताओं को टॉयलेट साफ करते हुए देखा गया। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और उनकी सरकार में मंत्री रहे कई लोगों को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने धार्मिक सजा सुनाई थी और इसी सजा का पालन करने के लिए सुखबीर सिंह बादल समेत कई दोषी नेताओं के गले में तख्तियां डाली गयी और ये तख्तियां टांगकर श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे नेताओं ने धार्मिक सजा का पालन किया। श्री अकाल तख्त की ओर से दोषी घोषित इन नेताओं में सुखबीर सिंह बादल के अलावा पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह ढींढसा के अलावा अकाली दल से जुड़े कई बड़े नेता शामिल थे। श्री अकाल तख्त ने इन सभी नेताओं को सजा सुनाते हुए कहा था कि सुखबीर बादल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक स्वर्ण मंदिर में शौचालय साफ करेंगे। शौचालय साफ करने के बाद स्नान करेंगे और लंगर चलाएंगे। लंगर चलाने के बाद सुखबीर बादल को 1 घंटा बर्तन साफ करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद उन्हें 1 घंटे तक गुरुवाणी सुनने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा उन्हें जूते साफ करने की भी सजा सुनाई गई थी। श्री अकाल तख्त ने कहा था कि सजा शुरू होने से पहले उनके गले में तख्ती डाली जाएगी। ये तख्ती उन्हें तनखैया यानी धार्मिक दुराचार का दोषी पाए जाने को लेकर है। इस तख्ती में परमात्मा को संबोधित करते हुए लिखा था कि हे वाहे गुरु, हम अपराधी हैं और तुम बख्शने वाले हो, और हर पापी परमात्मा की शरण में आ जाने पर पवित्र हो जाता है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल के पैर में प्लास्टर होने की वजह से उन्हें सजा में कुछ छूट मिली और शौचालय साफ करने की बजाय उन्हें हरमिंदर साहिब के गेट पर 2 दिन तक हाथ में बर्छा लेकर गेट पर पहरेदारी करने की सजा मिली है। इन गलतियों को लेकर सुखबीर सिंह बादल बिना शर्त माफी मांग चुके हैं और कह चुके हैं कि वो गुरु के विनम्र सेवक हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के साथ श्री अकाल तख्त के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी कहा है कि उनके लिए श्री अकाल तख्त का आदेश सर्वशक्तिमान का आदेश है। सेवा जो हुक्म हुआ है उनका वो तो मेरे लिए हुक्म है, परमात्मा का हुक्म ही है जो अकाल तख्त हुआ है। तो आज क्या सेवा कर रहे हैं आप? आज तो वही करेंगे, एक तो वहाँ पर रोकेंगे गेट पर और दूसरा फिर लंगर की सेवा करेंगे।
आज ये चोला डाल के आप ये सेवा करेंगे? हाँ जी। सजा मिल गई, सजा पूरी भी की गई, लेकिन अब सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म में ऐसी संस्थाओं के न होने की वजह से हिंदू धर्म के कुछ नेताओं को सनातन धर्म को गालियां देने की हिम्मत और हिंदुत्व को मारने काटने का नाम बताने का मौका मिलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर देश की जानी मानी हस्ती के विवाह की साक्षी बनने जा रही है। खबरों की माने तो 22 दिसंबर को 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आईटी कंपनी के डायरेक्टर वेंकट दत्ता के साथ विवाह बंधन में बंधने वाली हैं। शादी के बंधन में बंधने वाली हैं पीवी सिंधु। झीलों की नगरी में संपन्न होंगे सभी कार्यक्रम। 22 दिसंबर को वेंकट दत्ता के साथ लेंगी 7 फेरे। कई मशहूर हस्तियों की शादी का गवाह बनी झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर तैयार है एक और शाही शादी के आयोजन के लिए। देश को 2 बार ओलंपिक मेडल का सम्मान दिलाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी अपनी नई पारी का आगाज उदयपुर से करने जा रही हैं। जानकारी की माने तो उदयपुर में 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक सभी फंक्शंस होने जा रहे हैं और 24 दिसंबर को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि किस होटल में शादी की सभी रस्मों को पूरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीवी सिंधु की शादी महज 1 महीने के अंदर ही तय हुई है। उनके पिता पीवी रमन के मुताबिक दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। सिंधु का जनवरी से कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसे देखते हुए शादी के लिए यही सही समय लगा। 1 महीने पहले ही शादी फाइनल हुई है। दोनों के परिवार एक दूसरे से लंबे समय से परिचित हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जिनके साथ 7 फेरे लेंगी वो हैं कौन। पीवी सिंधु के होने वाले पति का नाम वेंकट दत्ता साई है। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। वेंकट दत्ता एक कारोबारी हैं और फिलहाल पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी भारत में मुख्य रूप से डेटा मैनेजमेंट का काम करती है। इसमें बैंकिंग, बीमा, उपभोक्ता वित्त, आवास वित्त, खुदरा और पूंजी बाजार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उदयपुर शहर रॉयल वेडिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह बन गई है। देश की जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने भी उदयपुर को अपनी शादी के लिए चुना है। आइए एक नजर डालते हैं किन किन नामचीन लोगों ने उदयपुर को अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए चुना था। जनवरी 2024 एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी। जनवरी 2024 एक्टर सनी देओल की भांजी निकिता चौधरी की शादी। 14 फरवरी 2023 क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा के साथ यहीं पर शादी की। 23 सितंबर 2023 सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। और भी ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने उदयपुर से अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत की। बहरहाल उदयपुर अपनी विरासत, शाही संस्कृति, झीलों और अरावली की पहाड़ियों और खूबसूरती के लिए अलग पहचान बना चुका है और यही वजह है कि पीवी सिंधु ने भी अपनी शादी के लम्हों को यादगार बनाने के लिए उदयपुर को चुना है। और खबर असरदार में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।